करण का मूड बहुत खराब था। वो अपना फोन हाथ में लेकर घर पर बैठा संजना का इंतजार कर रहा था। जब वो एयरपोर्ट पर उसका इंतजार करते करते थक गया तो उसने सिक्योरिटी रूम में जाकर कैमरे की फुटेज देखी। तब उसे पता चला कि वो बहुत जल्दी में टैक्सी करके कहीं गई है। तब जाकर उसने चैन की सांस ली, लेकिन वो अभी भी चिंतित था कि कहीं वो किसी खतरे में ना हो। वो बस किसी को उसका पता लगाने के लिए भेजने ही वाला था कि उसे फोन पर एक मैसेज आया जिसे संजना ने भेजा था। उसने लिखा था कि वो बिल्कुल ठीक है और ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से उसे बिना बताए वहां से जाना पड़ा। उसे बहुत दुख है कि वो आज उसके साथ हनीमून पर नहीं जा सकी और उसने पूछा था कि क्या वो अपना हनीमून कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। करण उसके मैसेज को पढ़कर समझ पा रहा था कि संजना को सच में बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन जब पता चला कि संजना बिल्कुल ठीक है तो करण की चिंता गुस्से में बदल गई। उसने लिखा था, मुझे माफ कर दो, अचानक ऐसा कुछ हुआ कि मैं अभी तुम्हारे साथ हनीमून पर नहीं जा सकती। क्या हुआ है? और उसने सबसे पहले उसे कुछ क्यों नहीं बताया? वो पति पत्नी थे। अपने पास खाली जगह देखकर उसे अपना दिल भी बहुत खाली सा महसूस हुआ। वो बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे आज भी उनका रिश्ता पास्ट की तरह ही है, कुछ नहीं बदला। जो भी उन्होंने प्यार भरे पल साथ में गुजारे थे वो सब झूठ थे। वो सारी खुशी झूठ थी। संजना का उसकी तरफ से बदला हुआ एटीट्यूड था, वो भी उसका वहम था। वो आज भी वैसी है जैसे पास्ट में थी। उन दोनों के बीच सच्चाई का इतना बड़ा फासला है कि वो दोनों चाहकर भी वो फासला नहीं मिला सकते। करण के दिल में इतनी सारी भावनाएं उमड़ रही थी कि वो बहुत बेचैन था। वो काफी देर तक सोफे पर बैठा था और अपना मूड ठीक करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो बहुत गुस्से में था। उसके गुस्से में होने की बहुत सारी वजह थी और जब वो बहुत सारी बातों के बारे में सोच रहा था और उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसका जल्दी शांत होना नामुमकिन था। संजना जल्दी ही वापस आ गई थी, लेकिन फिर भी करण का गुस्सा कम नहीं हुआ था। जब संजना ने करण को देखा तो उसका दर्द आंसू में बदल गया। अब वो करण को सब सच बता सकती थी। वो रोते हुए बोली, करण, आई एम सॉरी। करण के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसने मुंह बनाया लेकिन वो कुछ बोला नहीं। संजना आगे बोली, आई एम सॉरी, प्लीज मुझसे गुस्सा मत होना। मुझे एक धमकी भरा मैसेज आया था। किसी ने मेरे नाम का इस्तेमाल करके मेरी बहन को हॉस्पिटल से निकाल लिया। उसने मुझे धमकी दी थी कि मैं तुम्हें कुछ ना बताऊं और तुम्हें छोड़कर दूर चली जाऊं। अगर मैं ऐसा ना करती तो वो मेरी बहन को जान से मार देगी। मैं बहुत शॉक थी, इसीलिए मैं वहां से बिना कुछ बताए निकल गई थी। संजना थोड़ा रुककर वापस बोली, उस वक्त मैंने अंदाजा लगाया था कि ये काम रोशनी का है, इसीलिए मैं उसके घर उससे बात करने गई, लेकिन वहां मुझे राहुल मिला। उसने कहा कि वो मेरी बहन को बचाने में मेरी मदद करेगा और मुझे इसमें उसकी मदद करने के लिए तुम्हें छोड़कर जाने का झूठा नाटक करना होगा। इस तरह एक बार फिर जब रोशनी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो मेरी बहन को उसके पास वापस ले आएगा। उसने कहा कि वो मेरी मदद इस उम्मीद से कर रहा है कि मेरी बहन मुझे वापस मिलने के बाद मैं रोशनी को माफ कर दूंगी। संजना ने बहुत ध्यान से करण को सारी बातें बताई। उसकी आवाज में बहुत उदासी थी, लेकिन उसकी बातें सुनकर करण का दिल जोर से धड़कने लगा। वो हैरान था कि इतनी बड़ी बात हो गई और उसे कुछ पता ही नहीं चला। इसी के साथ उसे ये भी बुरा लग रहा था कि संजना उसकी बजाय मदद मांगने के लिए पहले राहुल के पास गई। वो सबसे पहले उसके पास भी तो आ सकती थी। पहले भी जब उसके अंकल को अंगूर बेचने में प्रॉब्लम आ रही थी तब भी संजना ने उसे कुछ नहीं बताया था, और आज भी उसने वही किया। उसने पहले भी उसे साफ साफ समझाया था कि आगे से जो भी परेशानी हो उसे सबसे पहले करण को बताना होगा, लेकिन उसने बिना बताए उसे छोड़ के जाना ठीक समझा और वो बेवकूफों की तरह उसे जाते देखकर परेशान हो रहा था। उसे चिंता हो रही थी कि कहीं वो किसी मुश्किल में तो नहीं है। इसके अलावा उसे इस बात से हैरानी हो रही थी कि इतना सब होने के बाद भी वो रोशनी से मिलने अकेली कैसे चली गई। उस औरत ने उसकी बहन को किडनैप करने की हिम्मत की थी। उसकी जैसी औरत कुछ भी कर सकती थी। और वो राहुल मेहरा परिवार में सभी लोग एक जैसे थे। संजना उस पर कैसे विश्वास कर सकती है कि वो उसे झूठ नहीं बोल रहा होगा? और जब सारी बातें राहुल से कर ली तो उसे आकर सब बता रही है। उसने उसे समझ के क्या रखा है? भले ही करण के एक्सप्रेशन बदले ना हो, लेकिन उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। पहले संजना को उसे इतना प्यार करते देखकर उसे लगने लगा था कि वो सच में इस शादी को एक मौका देना चाहती है। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसके बीच
अब उस पास्ट की कोई अहमियत नहीं बची कि वो अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। लेकिन अभी उसे इस बात का एहसास हुआ कि शुरू से लेकर अभी तक उनके बीच कुछ नहीं बदला, उनका रिश्ता भी नहीं बदला। वो बस उसकी दुनिया में पूरी आजादी से घूम रही थी और इसके बाद भी उसे अपनी इस दुनिया में शामिल होने का मौका नहीं दे रही थी। करण का दिल दर्द से तड़प उठा। वो थोड़ी देर तक संजना को देखता रहा, फिर वो खड़ा हुआ और दर्द भरी आवाज में बोला, तुम आजाद हो और तुम्हारे अपने आदर्श हैं। तुम अपनी मर्जी से अपनी परेशानियां हैंडल कर सकती हो। अब जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो फिर जो तुम्हें ठीक लगता है वही करो। हम कुछ वक्त के लिए अलग हो जाएंगे। ये कहकर वो वहां से जाने के लिए मुड़ा। संजना ने सोचा नहीं था कि करण ऐसे रिएक्ट करेगा। संजना एकदम घबरा गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, तुम इसके लिए तैयार हो? करण कड़वाहट के साथ मुस्कुराकर बोला, और क्या करूं? तुम्हें जितना खुद पर घमंड है और जिस तरह से तुम किसी आदमी की मदद लेना पसंद नहीं करती हो, ऐसे में अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हें नीचा दिखा रहा हूं, है ना? मेरा वो मतलब नहीं था। मैं नहीं, आज जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा। संजना ने सर उठाकर करण की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने आंसू पोंछे और आगे कहा, ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें तुरंत इस बारे में नहीं बताया, लेकिन वो मेरी बहन है। ये जानने से पहले कि उसे गायब करने के पीछे किसका हाथ है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी और ना ही मैं रिस्क लेने की हालत में थी। मैं जानती हूँ कि अब हम दोनों साथ हैं। मुझे तुम पर सबसे ज्यादा विश्वास करना चाहिए और हर परेशानी का सामना मिलकर करना चाहिए। इसीलिए मैंने घर वापस आते ही तुम्हें सब कुछ बता दिया। करण कुछ नहीं बोला और वहां से जाने लगा। भले उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन वो अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहा था। संजना की आंखों से आंसू बह रहे थे। अपनी कार में बैठकर करण का चेहरा गुस्से से लाल था। क्या वो संजना से गुस्सा था? लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। अगर वो उसे पहले सब बता देती और इस वजह से उसकी बहन की जान चली जाती तो शायद वो जिंदगी भर साथ नहीं रह पाते। वो उससे भी ये उम्मीद नहीं रखता था कि वो उसे हर एक बात बताए। संजना ने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन फिर भी करण अपने इमोशंस को काबू नहीं कर पा रहा था और उसका दिल गुस्से की आग में जल रहा था। उधर युग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी था कि तभी उसे करण का कॉल आया। उसने चिढ़कर कहा, ओहो करण, क्या तुम संजना के साथ हनीमून पर नहीं गए हो? इस वक्त तो तुम्हें प्लेन में होना चाहिए। तुम मुझे फोन क्यों कर रहे हो? रुको, कहीं तुम लोगों ने प्लेन में बैठने से पहले लड़ाई तो नहीं कर ली और अपना हनीमून कैंसिल कर दिया? बोलो, ये सच है क्या? करण ने सीरियस आवाज में कहा, किसी को भेजकर पता लगाओ कि इस वक्त रोशनी कहाँ है और उसने शालिनी को कहाँ छिपा कर रखा है। एक पल के लिए युग को करण की बात बिल्कुल समझ नहीं आई। उसने पूछा, शालिनी? संजना की बड़ी बहन? करण ने कहा, हाँ, उसने शालिनी को हॉस्पिटल से किडनैप कर लिया है और कहीं छिपा कर रखा है। करण का मन इस वक्त रोशनी की जान लेने का कर रहा था। युग हैरान रह गया। क्या वो पागल है? क्या वो अपने साथ साथ पूरे मेहरा परिवार को लेकर डूबना चाहती है? करण बोला, मैंने जो पहले सबूत इकट्ठे किए थे, तुम वो सारे सबूत पुलिस को दे सकते हो। मैं देखना चाहता हूं कि मेहरा के बैंकरप्ट होने के बाद वो अपना पागलपन कैसे जारी रखती है। करण की सहन शक्ति अब खत्म हो चुकी थी। युग बोला, लेकिन उन सबूतों को पुलिस में देने से ग्रोवर्स का नाम भी खराब हो सकता है। हमें सारे दस्तावेजों से ग्रोवर्स का नाम हटाना पड़ेगा। अगर हमने अभी वो सारे सबूत पुलिस को दे दिए तो वो लोग ग्रोवर्स पर भी इल्जाम लगा सकते हैं। युग को अब चिंता होने लगी थी। एक छोटी सी गलती उनकी रेपुटेशन खराब कर सकती थी। सोसाइटी में सब जानते थे कि मेहरा की मदद हमेशा ग्रोवर्स करते हैं। कई चीजों में ग्रोवर्स शामिल नहीं थे, लेकिन वो इस बात की गारंटी नहीं दे सकते थे कि मेहरा ने उनका नाम गलत कामों में शामिल नहीं किया होगा। आखिर ज्यादातर प्रोजेक्ट्स मेहराज को ग्रोवर्स की मदद से मिले थे। अगर मेहराज के साथ ग्रोवर्स भी बदनाम हो गए तो फिर वो अपनी वर्तमान रेपुटेशन कभी वापस हासिल नहीं कर पाएंगे। युग नहीं चाहता था कि करण जल्दबाजी में कोई कदम उठाए। करण भी ये बात अच्छे से जानता था। अगर उसके पिता की इज्जत का सवाल नहीं होता तो वो ये सबूत बहुत पहले ही पुलिस को दे चुका होता। भले ही रोशनी ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन
उसने इसका एहसान उन लोगों की मदद करके चुका दिया था, लेकिन उसे इस मामले में अपने भाई और पिता को नहीं घसीटना चाहिए था। वो कुछ सोचता हुआ बोला, अगर हम उन्हें बैंकरप्ट नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी पूरी मेहरा इंडस्ट्री तो अपने नाम कर सकते हैं। युग बोला, ठीक है, चलो कंपनी ऑफिस में मिलते हैं, वहीं आमने सामने बैठकर बात करेंगे। संजना घर में अकेली थी और उसका दिल दर्द से तड़प रहा था। वो बस ये चाहती थी कि वो कुछ दिन तक अलग रहने का नाटक करे। वो सच में करण से अलग नहीं होना चाहती थी, लेकिन करण को देखकर लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में है और उससे सच में अलग होना चाहता है। वो करण को मैसेज करना चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने उसे पहले अपनी बहन के बारे में ना बताकर कोई गलती नहीं की है। अगर इस वजह से उसकी बहन को कुछ हो जाता तो? संजना का दिल बहुत बेचैन था, इसीलिए उसने अर्पिता को फोन कर शालिनी के बारे में सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर अर्पिता गुस्से से पागल हो गई। मैं जानती थी कि हॉस्पिटल ट्रांसफर की बात सच में नहीं हो सकती। मैं उस रोशनी को छोड़ूंगी नहीं। क्या उसका दिमाग खराब है? उसे क्या लगता है तुम्हारी बहन को किडनैप करके वो करण को हासिल करने में कामयाब हो जाएगी? मुझे लगता है कि मेरी बहन को किडनैप करने के पीछे का मकसद करण को पाना नहीं है, संजना यकीन के साथ बोली। कुछ वक्त पहले मुझे लग रहा था कि उसके और मेरी बहन के बीच कोई ऐसा राज है जिसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन क्योंकि मेरी बहन कोमा में थी इसीलिए मैंने सोचा नहीं था कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। ये गैर कानूनी है, लेकिन बस मुझे ये नहीं पता कि उसका शालिनी को किडनैप करने के पीछे का मकसद क्या है। अर्पिता ने पूछा, करण का क्या? संजना ये सुनते ही रोने लगी। वो कहीं चला गया है। जब मैंने उसे सब कुछ बताया तो वो बहुत गुस्सा हो गया। मैंने पास्ट में उसका विश्वास तोड़ा था और अब मुझे लगता है कि वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अर्पिता ने यकीन से कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। संजना कड़वाहट के साथ मुस्कुराई। क्या तुम जानती हो, भले ही हमारी शादी हो चुकी है और हमारे बीच सब ठीक हो गया था, फिर भी मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारा रिश्ता एक कांच की तरह है जो एक बार गिरने से टूट सकता है। मैं चाहे कितनी भी कोशिश करके अपना रिश्ता मजबूत करने की कोशिश करूं, लेकिन फिर भी मैंने इतनी सारी गलतियां की है कि हमारे रिश्ते को टूटने से नहीं बचा सकती। ये कहकर संजना डर के मारे रोने लगी। अर्पिता ने गहरी सांस भरकर कहा, संजना रो मत, मुझ पर विश्वास करो। चाहे करण जितना भी गुस्सा हो वो तुम्हें जरूर माफ कर देगा। जब संजना का पैनिक अटैक शांत हुआ तब जाकर वो थोड़ा सा शांत हुई। सोफे के कोने में बैठकर वो बस एक ही बात सोच रही थी कि रोशनी ने उसकी बहन को कहां छिपा कर रखा होगा। लेकिन अर्पिता उसके जैसे शांत नहीं थी। वो परेशान होकर पूरे घर में चक्कर काट रही थी। नानी शारदा के साथ वॉक के लिए गई थी, इसीलिए इस वक्त घर पर सिर्फ वही दोनों थे। अर्पिता बेचैन होकर बोली, पूरा एक दिन बीत चुका है और अभी तक कोई खबर नहीं आई। हमें क्या करना चाहिए? क्या हम पुलिस को फोन कर दें? संजना सिर पकड़कर बैठी हुई थी। वो बोली, इस वक्त रोशनी पागलों की तरह हरकतें कर रही है। अगर हम पुलिस को फोन कर देंगे तो क्या पता उसे और गुस्सा आ जाए और वो दीदी के साथ कुछ कर दे। हम इस वक्त बस इंतजार ही कर सकते हैं। अर्पिता ने कंफ्यूज होकर कहा, क्या हम राहुल की बातों पर विश्वास कर सकते हैं? अगर वो भी तुमसे झूठ बोल रहा हो तो? संजना बोली, क्या करण नहीं है? लेकिन तुमने तो कहा था कि वो बहुत गुस्से में घर से निकल गया था। अर्पिता उसके पास बैठ गई। वो अभी भी बहुत परेशान थी। उसकी बहन पहले ही किडनैप हो चुकी थी और तुम्हारा पति होने के नाते उसे तुम्हें हौसला देना चाहिए था, लेकिन वो गुस्से में तुम्हें घर पर अकेला छोड़कर चला गया। ये तो हद हो गई। संजना विश्वास से बोली, भले ही वो घर से गुस्से में गया हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो दीदी के बारे में जानने के बाद चुप नहीं बैठेगा और मेरी बहन को ढूंढने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। अर्पिता मुस्कुराई। लगता है तुम्हें उस पर बहुत भरोसा है। अगर इतना सब होने के बाद मैं अभी भी उस पर विश्वास नहीं करूंगी, उसे ठीक नहीं समझूंगी, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं होगा। ये कहकर संजना मुस्कुराई। वो आदमी, उसे तुम गुस्से से काम नहीं करवा सकते। वो सिर्फ प्यार की भाषा समझता है। अर्पिता ने पूछा, प्यार की भाषा? संजना बोली, हाँ। उसके बेरुखे और अहंकारी नेचर पर ध्यान मत दो। सच तो ये है कि मेरे अलावा उसने आज तक किसी लड़की से दोस्ती नहीं की।
और वो उनमें से है जो परेशानी से दूर रहना पसंद करता है, इसीलिए वो किसी लड़की के दिल को नहीं समझ पाता। तभी अर्पिता का फोन बजा और वो उठकर खड़ी हो गई। उसने संजना से कहा, अगर ऐसी बात है तो प्यार की भाषा अपनाओ और उसका घर जाकर इंतजार करो। फिर उसने अपने फोन की तरफ इशारा किया और आगे बोली, मुझे किसी से मिलने जाना है, जब तुम थोड़ा ठीक महसूस करो तो घर चली जाना। संजना बोली, ठीक है। अर्पिता के अपार्टमेंट के बाहर सड़क के किनारे एक कार खड़ी थी। अगर संजना नीचे होती तो तुरंत कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ जाती, क्योंकि ये करण की कार थी। अर्पिता कार में बैठकर मुस्कुराई, संजना घर पर है, मुझे यहाँ पिक कर रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर कहीं संजना ने हमें साथ में देख लिया तो वो कुछ गलत समझ बैठेगी। करण ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके चेहरे पर भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसने अर्पिता को एक फोल्डर दिया। अर्पिता ने तुरंत खोलकर देखा, तो इसका मतलब ये मोनिका का काम है। तभी मैं सोच रही थी कि बिना किसी रिश्तेदार या घर की मर्जी के वो ऐसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये सब मोनिका ने किया है। अर्पिता ने गुस्से से अपने दांत पीछे। डोंट वरी, मैं उससे बात करूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसे पता है कि शालिनी दीदी कहाँ है। करण बोला, मैं मोनिका के जरिए शालिनी का पता लगाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम संजना को बिना बताए उससे बात करो। संजना पहले से ही बहुत परेशान है, मैं उसे और परेशान नहीं देख सकता। अर्पिता बोली, वो मेरी भी कजन है और उसकी मदद करना मेरा हक है। फोल्डर लेने के बाद अर्पिता वहां से जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला उसे कुछ याद आया और वो रुक गई। फिर उसने करण की तरफ देखा और माफी मांगते हुए बोली, पास्ट में जो भी कुछ हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। करण अभी भी कुछ नहीं बोला और ना ही उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन आए। अर्पिता ने उसे देखा और उसके दिमाग में एक बात याद आई। संजना ने हमेशा यही कहा कि करण को उसके प्यार पर विश्वास नहीं है और वो हर छोटी बात पर लड़ पड़ते हैं, जैसे उनका रिश्ता बहुत कमजोर हो। फिर तो एक ही बात हो सकती है, संजना ने करण से ब्रेकअप के बारे में बात करके उसकी गलतफहमी दूर नहीं की, लेकिन क्या उसने नहीं कहा था कि वो करण से पूछेगी कि उसने नशे में और क्या क्या कहा था, या उसे पूछने में डर लग रहा था? शायद वो डर गई होगी, लेकिन हो सकता है कि संजना उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। आखिर अगर वो बीच में नहीं आई होती तो उस वक्त उनका ब्रेकअप नहीं हुआ होता। अर्पिता मुस्कुराकर बोली, लगता है संजना ने तुम्हें कुछ बताया नहीं। संजना में कुछ दिनों से जिस तरह से बदलाव आया है उसके बारे में सोचते हुए करण ने कड़क आवाज में अर्पिता से पूछा, क्या हुआ उसे? करण के एक्सप्रेशन देखकर अर्पिता का शक यकीन में बदल गया। तुम दोनों सच में ना? वो मन ही मन मुस्कुराई। उसे कुछ नहीं हुआ है, वो बस तुमसे बहुत प्यार करती है और उसे बहुत गिल्ट फील हो रहा है, इसीलिए उसने तुम्हें कुछ बातों की सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं की, जैसे कि तुम दोनों का ब्रेकअप। करण को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया। करण को चुप देखकर अर्पिता मुस्कुराई और बोली, क्या तुम ये जानने के लिए उत्सुक हो कि मैं अचानक से ब्रेकअप की बातें क्यों कर रही हूँ? करण ने उसे बेरुखी नजरों से देखा। उसने स्टीयरिंग व्हील को जितना कसकर पकड़ के रखा था, उसे उसके हाथ सफेद पड़ रहे थे। तुम ये कहना चाहती हो कि वो नशे में जो कुछ भी करती है, अगले दिन होश में आने के बाद उसे कुछ याद नहीं रहता, है ना? करण काफी देर के बाद बोला। पास में वो ये सब बात नहीं जानता था और वो उत्सुक भी था, तो हमेशा उसे गुस्से में क्यों देखती थी, जबकि उसने ही उसका विश्वास तोड़ा था। पिछली बार जब उसने शराब पी और अगले दिन सब कुछ भूल गई, तब जाकर करण को ये बात पता चली। अर्पिता ने कंफ्यूज होकर पूछा, तुम ये बात जानते थे? करण मुंह बनाकर बोला, अगर मैं जानता भी था तो क्या, और अगर मुझे नहीं पता था तो क्या? क्या इससे ये सच बदल जाएगा कि पास्ट में उसका मेरे साथ रहने का मकसद क्या था? अर्पिता ने शर्म से सर झुका लिया और अपने हाथ में पकड़े हुए फोल्डर को देखती रही। क्या तुम जानते हो कि बचपन में संजना कैसी थी? उसके पास एक बहुत प्यारा परिवार था। उसके पेरेंट्स उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी बड़ी बहन उस पर जान छिड़कती थी। वो अपने परिवार की सबसे लाडली बेटी थी और सब लोग उसे पलकों पर बिठा कर रखते थे। उसका उसकी बहन से बहुत पक्का रिश्ता था। जब मैं छोटी थी तो मुझे उन दोनों का प्यार देखकर बहुत जलन होती थी और मैं सोचती थी कि काश अगर शालिनी दीदी मेरी सगी बहन होती तो कितना अच्छा होता।
उसने अपनी बहन के साथ भविष्य के बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन आज एक भी सच नहीं हुआ। जब उसके पेरेंट्स नहीं रहे और उसकी बहन कोमा में चली गई, तो उसकी पूरी दुनिया उसकी आंखों के सामने खत्म हो गई। रातों रात वो बड़ी हो गई और सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। तो फिर उसके दिल में कैसे गुस्सा और बदले की भावना नहीं होती? इसीलिए उसने रोशनी के मंगेतर को उससे छीनकर उससे बदला लेने का सोचा। ये कहते हुए अर्पिता की आंखों में आंसू आ गए। पास्ट को वो आज तक भूल नहीं पाए थे, जिसने संजना को जिंदगी भर का दर्द दिया था। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में सोचकर ही दिल में दर्द उठता जाता है। इस दुनिया में ऐसा कोई ना हो जिसने आज तक किसी से नफरत नहीं की हो। हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं शैतान छिपा होता है, जो उसे कई बार खुदगर्ज बनने पर मजबूर कर देता है। संजना भी कोई मदर टेरेसा नहीं थी, लेकिन वो कोई चालबाज लड़की भी नहीं थी जो हमेशा अपने फायदे के लिए चाले चले। जब उसने लाइब्रेरी में तुम्हें पहली बार प्रपोज किया था, उसको छोड़कर उसने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। उसकी सारी फीलिंग सच्ची है। इस बात पर अर्पिता मुस्कुराकर बोली, सच कहूं तो मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। जब से तुम उसे मिले थे, उसके दिल की सारी नफरत और गुस्सा खत्म होने लगा था। अब वो रोशनी से बदला लेने के बारे में नहीं सोचती थी। वो रोशनी की तरह नहीं थी जिसने आज संजना से बदला लेने के लिए उसकी बहन को किडनैप कर लिया। करण की नजर में ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें दर्द भी था और प्यार भी। अर्पिता ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, पास्ट में उस दिन जब संजना से मिलने आए थे और तुम्हारी मुलाकात संजना की जगह मुझसे हो गई थी, मैंने तुम्हें उस दिन जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था। जब तुमने संजना से ब्रेकअप कर लिया था तो वो बहुत उदास रहती थी और उसने मुझसे पूछा था कि क्या तुम जानते थे कि तुमसे मिलने से पहले उसका मकसद क्या था। वो नशे की हालत में सब भूल जाती है और मैंने इसी बात का फायदा उठाकर उसे झूठ बोल दिया था कि तुम कुछ नहीं जानते। इसीलिए इतने सालों तक वो यही समझती रही कि तुमने उसे इसीलिए डंप किया था क्योंकि अब तुम उससे बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। लेकिन फिर भी वो इस बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थी और हमेशा तुम्हारे लिए बहाना बनाती रहती। खुद को समझाती थी कि शायद तुम्हारे पास ब्रेकअप की कोई वजह रही होगी। बाद में उसे ऐसा लगने लगा कि वो बहुत चीप बन गई है, क्योंकि ब्रेकअप होने के बाद भी वो हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचती थी। यही वजह थी कि तुमसे दोबारा मिलने के बाद वो इतनी उलझन में पड़ गई थी। वो तुमसे अपने प्यार का इजहार करना चाहती थी, लेकिन उसमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। वो तो उस दिन जब तुम शादी की बात करने के लिए घर नहीं आए और ऊपर से रोशनी यहाँ सबके सामने उसे बातें सुना रही थी कि तुमने उसे एक यूज्ड टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके छोड़ दिया था, ये सब सुनकर संजना बिल्कुल टूट चुकी थी। मैं उसे ऐसे देखकर खुद को रोक नहीं पाई और उसे सब कुछ सच बता दिया। सारा सच जानने के बाद वो तुमसे मिलने के लिए दौड़ गई। अर्पिता ने अपने दिल की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, वो तुम्हें बताना चाहती थी कि उसने तुम्हें सच्चा प्यार किया था। करण सारी बातें चुपचाप सुन रहा था। उसकी आंखों का गुस्सा धीरे धीरे गायब होने लगा था। थोड़ी देर बाद वो धीरे से बोला, समझ गया। अर्पिता ने उसे गौर से देखा, फिर चुपचाप कार से उतर गई। भले ही उसने पास्ट में उन दोनों के बीच गलतफहमी पैदा की थी, लेकिन उनका रिश्ता उन दोनों के हाथों में था। उसने अपनी तरफ से गलतफहमी दूर कर दी थी। करण तेजी से ड्राइव करता हुआ वहां से चला गया। अचानक उसने ब्रेक मारकर सड़क के किनारे कार रोक दी। उसकी पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर और ज्यादा मजबूत हो गई थी। उसे वो दिन याद आ रहा था जब पेड़ के नीचे खड़े होकर उसने पहली बार संजना को देखा था। उसके चेहरे पर बहुत खूबसूरत मुस्कान थी, जिसने उसे उसी वक्त उसका दीवाना बना दिया था। उस वक्त उसने इस बात को एक खूबसूरत घटना माना था और उसने सोचा भी नहीं था कि वो दोबारा मिलेंगे, और वो भी इतनी जल्दी। उसी दोपहर को 2 घंटे के बाद उसने उसके पास लाइब्रेरी में आकर हिम्मत से कहा था कि करण, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। उसे ये सुनकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ था। आखिर उसे रोज हजारों लड़कियां ये कहती थी, लेकिन संजना ने जिस प्यार से कहा था वो उसके दिल को छू गई थी। उस दिन के बाद से संजना ने उसकी जिंदगी में जगह बनाने की हर रोज कोशिश की। हर बार वो जब भी उसे देखता वो उसकी तरफ खींचा चला जाता और हर रात सपने में उसे संजना का मुस्कुराता चेहरा नजर आता। संजना के कहे वो शब्द उसके दिल और दिमाग में बस गए थे, करण, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। उसने कभी गर्लफ्रेंड बनाने का सोचा नहीं था और ना ही उसे किसी लड़की में दिलचस्पी थी, क्योंकि उसकी ऑलरेडी एक मंगेतर थी। वैसे उसे अपनी मंगेतर बिल्कुल पसंद नहीं थी
और ना ही उसे शारीरिक या मानसिक दोनों तरह से रोशनी में कोई दिलचस्पी थी। ना ही उसे वो प्यार करता था, ना ही नफरत, लेकिन उससे चिढ़ जरूर थी।